और जब से ये भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव लिखवाया हूँ, पुलिस वाले दूर से कह देते हैं कि निकलो, ना कोई सुनता है, ना कोई मशीन लगाता है, ना कोई कुछ करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे राइजिंग सन कसूरा चैनल में आज के हमारे चीफ गेस्ट वक्ता के रूप में हमारे सतना जिले के नागौर क्षेत्र में नहीं बल्कि कहा जाए तो पूरे देश भर में हास्य कवि के नाम से परिचय के मोहताज नहीं है। हम सबके बीच में आज मिलने का मौका मिला। हम सबके प्रिय कविता एवं हम सबके चहेते दर्शक या वक्ता बोले जाए तो कोई वो नहीं है। तो आज हमारे चैनल में अशोक सुंदरानी जी, मैं आपके चैनल की ओर से राइजिंग सन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार स्वागत वंदन करता हूँ। और देख रहे सभी हमारे राइजिंग सन परिवार के सभी परिवार सदस्य, मैं चाहता हूँ कि उनके इस इंटरव्यू सेशन के माध्यम से जो उनके विचार सोच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें और उनके विचारों पे अमल करके अपने जीवन और दशा में बदलाव करें। तो सीधे आज ले चलते हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य वक्ता ग्रुप में आदरणीय अशोक सुंदरानी जी। सर, हम चाहेंगे कि आज के इंटरव्यू सेशन शुरू होने से पहले आज जिस मुकाम पे हैं आप, हमारे क्षेत्र में नहीं, जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, आप देश के बाहर तक भी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाए हैं। उस वहां तक पहुंचने का जो सफर रहा सर, वो आप जीवन परिचय हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कैसे काम हो सकता? कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नागौर मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है और यहाँ से निकल करके लोगों के प्यार ने पूरे हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान के बाहर 14 देशों में पहुंचाया। आपने कहा कि कैसे ये मुमकिन होता है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस केवल आप अपना लक्ष्य तय कर लें कि हमको इस दिशा में ही आगे बढ़ना है। आपके अंदर कोई स्किल है, आपको लगता है कि आप ये काम बखूबी कर सकते हो, बस सब कुछ भूल के उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। क्लास 8 से लेकर के 11 तक के बीच में ही नागौर में शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, प्रारंभिक शिक्षा। हमारे प्राचार्य थे शीतल प्रसाद जी श्रीवास्तव, जिन्होंने एक नाटक में अभिनय करते हुए देखा, बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन किया। तब से ये लगा कि शायद कुछ ऐसा ईश्वर ने दिया है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो लोग उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, तालियां भी बजाते हैं। बस उसी समय से ऐसा लगा कि जैसे टारगेट हमारे सामने है और हमको जो कुछ भी करना है वो मंच के जरिए करना है, और ये मंच ही है जो आगे चल करके हमको वो सब दिलाएगा जिसके हमने सपने देखे थे। बस एक बार ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, फिर सब कुछ धीरे 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 आसान होता चला गया। आज परिणाम इस तो जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों में मैं देखा करता हूँ कि किसी में कुछ बजाने का टैलेंट होता है, किसी में कुछ गाने का होता है, किसी नृत्य करने का होता है, लेकिन हमारी जो देश की मानसिकता है वो अपने बच्चों को या तो डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या सोचते हैं कि MBA करके कॉर्पोरेट में जाए, एक 10 लाख का, 12 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का एक पैकेज हो, तो उस पैकेज के नीचे दब करके कई बार
कई कलाकारों ने, कई गायकों ने, कई अभिनेताओं ने दम भी तोड़ा है, क्योंकि वो उस अभिभावकों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर कई बच्चे मरे। लेकिन उनको तो बस अपना बच्चा हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ रहे, उससे ज्यादा ये चाहते हैं कि वो पैसे से हरा भरा रहे। तो वो धीरे धीरे उनके बच्चे न होकर के रेस के घोड़े बन जाते हैं, जो अपने माँ बाप की अपेक्षाओं का बोझ लेकर के निरंतर दौड़ते रहते हैं। बिल्कुल सर, आपका जो वक्तव्य रहा हमारे दर्शकों के लिए सीखने का विषय है कि यदि आपकी उद्देश्य के प्रति स्किल है और लगातार निरंतरता बनी रहती है तो कोई भी कार्य मेरे समय कठिन नहीं है। सर, जैसा आपने कहा कि निरंतरता और लक्ष्य, तो आज को जो जनरेशन है इसके विषय में हम एक बार प्रकाश डालना चाहेंगे कि लक्ष्य भी बना लेती है और उसके पास सोच भी हो जाती है, पर उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या हो सकता है सर? कारण बात फिर वहीं आ जाएगी। मैं जब ट्रेन में यात्रा करता हूँ, बस में यात्रा करता हूँ, इवन कभी कभी हवाई जहाज में भी यात्रा करता हूँ, तो आज की जो पीढ़ी है उससे बहुत बहुत क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि जब ट्रेन के किसी भी कंपार्टमेंट में बैठे रहते हैं तो बहुत सारे नौजवान मिलते हैं जो कहते हैं कि पिछले महीने सब इंस्पेक्टर का भरा था, इस महीने बैंक का भी भर दिया है, अभी रेलवे की पोस्ट भी निकलने वाली है तो रेलवे में भी ट्राई करेंगे, और देखते हैं शायद कहीं टीचिंग का जॉब भी मिल जाएगा तो उसमें भी ट्राई करेंगे। तो जब इस तरह के दृश्य सामने आते हैं तो पता ये लगता है कि वो टारगेट तक पहुंचेगा कैसे। अगर उसने तय कर लेना है कि मुझे मिलिट्री में जाना है या मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है तो फिर बैंक को छोड़ दे, फिर टीचिंग को छोड़ दे, फिर रेलवे को छोड़ दे, फिर अपना सारा कंसंट्रेशन पुलिस विभाग पर ही करें या सब इंस्पेक्टर बनने पर ही करें। तो इसीलिए वो जो जब मैं पढ़ता हूँ कि अखबार में आता है कि 10 पोस्ट के लिए 30,000 लोगों ने फॉर्म भरे, दरअसल उस 10 पोस्ट के लिए सही मायनों में प्रतिभागी 100 से ज्यादा नहीं होते, बाकी के 29,990 वो लोग होते हैं जिनको केवल फॉर्म ही भरना है। अच्छा, फिर हमको सख्त एतराज उन लोगों से भी है जो गली में, चौराहे में, नुक्कड़ में, आपके घर के बाहर कई लोग ऐसे बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं जिनका काम ही केवल ये होता है नौजवानों से ये प्रश्न पूछना कि तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या कर रहे हो, कुछ लगा, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ मिला, अरे तुम्हारा काम ही केवल घूमना भागना है और बाप का पैसा बर्बाद करना है। मैं बहुत बहुत क्षमा पूर्वक उन बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी वैसे ही संघर्ष के दौर से, उनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। कृपया करके अगर आप उनका उत्साहवर्धन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको हतोत्साहित तो नहीं ही करें। अगर चलते चलते बात आ गई है तो युवाओं से एक बहुत विनम्र अपील ये भी कि बहुत सारे युवा मिलते हैं, बात करते कि अब शायद जिंदगी को खत्म करने के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचा। ये किसी भी सूरत में अंतिम विकल्प भी कभी नहीं होना चाहिए। मैं मेरे बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानता हूं। मेरा अपना मतलब खुद का उदाहरण ऐसा है कि हमारे पिताजी और हमारा परिवार वो कविता, कवि सम्मेलन, मंच, नाटक, इनको व्यापार या रोजगार तो मानता ही नहीं। और सच पूछे तो जब हम 95, 96, 97, 90s के दौर में इस चीज में फुल टाइमर होने का सोच रहे थे तो पिताजी ने ये कहा कि
कोई एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो सिंधी हो, कवि सम्मेलन केवल कर रहा हो या कविता पढ़ रहा हो और अपना परिवार चला रहा हो। वो वक्त ऐसा था कि मुझे कोई, लेकिन मेरा इरादा कमजोर नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं आगे चलकर उदाहरण बन सकता हूँ, इसलिए कविता को नहीं छोड़ा। व्यापार पिताजी के कारण करते रह गए, लेकिन कभी मुझे सपने आते थे ऐसे कि मुझे ताबूत में लिटाया हुआ है और ऊपर से कोई कील ठोक रहा है धीरे धीरे, और मैं चौक करके ऐसे दरवाजा ठोक के चौक करके उठ बैठता था। ऐसे भी सपने आए थे कि जैसे मैं दलदल में धंसा चला जा रहा हूँ और नाक तक दलदल आ गई, बस मैं डूबने ही वाला हूँ और चौक कर नींद खुलती थी। फिर आखिर ये हुआ कि 2004 में पिताजी नहीं रहे। 1 साल और इंतजार करके 2006 में मैं दुकान सब छोड़ करके केवल कवि सम्मेलन के लिए फुल टाइमर हो गया। और जैसे ही मैं फुल टाइमर हुआ और मैंने वक्त ज्यादा दिया, और उसके अगले साल टीवी पर एक लोकप्रिय प्रोग्राम आता था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, उसमें उन लोगों ने बुलाया, उसमें जाने का अवसर मिला। लाफ्टर 3 के सेमीफाइनल तक की यात्रा रही और फिर तो सब कुछ बदल गया। उस कार्यक्रम को करने के बाद दुबई जाने का अवसर मिला। पहली विदेश यात्रा थी 2008 में। उसके बाद लगातार बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर और ग्रेट ब्रिटेन, ये सब इन देशों में जाने का अवसर मिला। तो बस जहां से लग रहा था कि हम अपनी यात्रा अब समाप्त होने पे है, और फिर वहीं से ही टेक ऑफ वाला पीरियड चालू। तो बस दोस्तों, हमारे एक कवि ने कहा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, बस एक पत्थर तबीयत से उछालो यार। बस वो तबीयत से पत्थर उछालने की बात है, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके सपने आपने देखे। बस मायूस ना, निराश ना। सर, कविताओं का आपने भारत में नहीं विदेशों में जाके अपना परचम लहराया है। तो एक कविता आपकी जो फेमस हुई है जूतों के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से भी यदि वो कविता का संचार करें तो हो सकता है हमारे राजीव संस्कार विभाग को भी सौभाग्य प्राप्त हो। जूते का तो देखो दोस्त, ऐसा हुआ था, कविता थोड़ी सी लंबी है लेकिन उसने मेरी जिंदगी की पूरी दशा दिशा बदल करके रख दी। मुझे शौक था पदयात्राओं का और साइकिलिंग का, तो मैं यहाँ से सतना तक एक बार एक पदयात्रा में गया। तो स्वावल से थोड़ा सा पहले मुझे ऐसा लगा कि पैर में कुछ चिपचिपा सा लग रहा है, तो मैंने अपना जूता उतारा। आज भी याद है, सफेद रंग का, 12 साल पहले की बात, बल्कि 13 साल पहले। तो देखा कि एक बड़ा सा छाला पड़ा हुआ, तो मैंने जूते से कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारे कारण मुझे छाला पड़ गया। तो जूते ने कहा कि आपने अपने छाले तो देख लिए, लेकिन मेरे पर कितने छाले पड़े। मुझे लगा जूता बात तो सही कह रहा। फिर उसने ये भी कहा कि मैं तो आपके पैरों में कितने दिन, मैं जैसे ही थोड़ा सा कहीं से फट जाऊंगा आप मुझे अपने से दूर करके दूसरा नया ले। उसकी बातें इतने गहरे तक नहीं। मैंने कहा कि उसने कहा कि मेरा दर्द कभी नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं पहली फुर्सत में ये चीज देखूंगा। घर लौटा तो समाचार चल रहा था कि वो एक अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे उस वक्त, उस पर किसी विदेशी पत्रकार जैदी ने जूता फेंक दिया था, अरब का पत्रकार। 6 महीने तक वो जूता बुश जूता चला गया। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में टिका गया तमाम नेताओं। तो
लोगों ने जूते को बधाई दी, बोले कमाल है भाई यार, इस समय तो तुम्ही तो दिख रहा टीवी पे। तो मैंने भी बधाई दी, मैंने कहा मेरी बधाई स्वीकार। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फोन कर। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन आप जैसा कवि जब इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा। अगर मेरा दर्द लोगों के सामने आप रख दो तो मजा आता है। बस ये समझ लो जूते का दर्द लिखने बैठे और जिंदगी की सबसे बेहतरीन कविता जो मेरी पहचान की कविता बनी वो माँ सरस्वती ने मुझे। कविता का प्रारंभ यूं होता है कि एक पल के लिए मान ली कि जूता आपसे बात कर रहा है, जूता आपसे बात कर रहा है, बस संभाले पड़ती होगी। हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से बढ़े गए, किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी चढ़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे, यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। और इतिहास संभाले कि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और कविता की दो प्राण पंक्तियां जिस पर पूरे देश या पूरे विश्व में प्यार मिला, सौंपता हूं सारे सुनने वालों को कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हमने चलाया। और संभाले जूते का दर्द बड़ी शिद्दत से। कोई लिखवाता है ऊपर वाला, ये सब हमारी कोई औकात नहीं, ये सब लिखने। कोई लिखवाता है, वरदान के रूप में देता है कि आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से, अम्बेडकर जी के प्रयास से, तमाम संतों के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को। एक लंबे संघर्ष के बाद मिला अपनों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इसका मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, क्योंकि आज आप सबके सामने प्रसंग आ गया, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल, कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला। अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठाका, चारों चीज एक साथ आती। पकड़ पाए तो मजे लीजिए। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सबका मानना है
प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। लेकिन अगर झूठे चले गए तो बाय गॉड वो कभी। मां सरस्वती जब आशीर्वाद देती है तो कहती हैं कि कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने प्यार से करोड़ों लोग तुमको सुनते हैं। कविता का क्लाइमेक्स, कविता का उपसंहार आप समझे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, टूटे मन से लिखी अगली पंक्तियां। भरोसा था हमें जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर सरहद के उस पार जाएगा। लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार, सब लोग माफ करें मुझे, तब पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई। इसके बाद भी भाई साहब ये जहां है, भले हैं, चंगे हैं, इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट कर रही थी। इसलिए अगर हम कपड़े के, चमड़े के, हमें काटिए, छाटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हम बेशक तपती भट्टी की आंच में जलाइए, जलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के चीफ गेस्ट, हम सबके चहेते अशोक जी। आपकी जो ये पंक्ति है हमारे दर्शकों के लिए ऐसे कई क्षेत्रों में प्रकाश डाला है कविता के माध्यम से, जो वो समझेंगे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो बहुत कुछ सुधार भी होगा। सर, हमारा देश ऋषि मुनियों का, कवियों का रहा है और कवि एक स्वतंत्र है। वो अपने कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ बयां कर देता है, बहुत कुछ एहसास दिलाने का प्रयास करता है आम जनता को। पर हमारे देश के कवियों के जो सम्मान होना चाहिए, जो स्थान होना चाहिए, उसके विषय में क्या विचार है सर? दरअसल कवियों को सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन कवियों और दरबारी कवियों में फर्क भी होता है। दरबारी कवियों को सम्मान केवल दरबार के द्वारा मिलता है और जो जन कवि होते हैं उनको सम्मान पूरी जनता के द्वारा मिलता है। कवियों में ये जो 2 बिरादरियां, 3 बिरादरियां बनी, उनमें से ये तय करना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। कुछ लोग जब दरबारों के लिए कविता गाई जाती तो उसमें पैसा बहुत मिलता है, जब जनता के लिए कविता गाई जाती तो हो सकता है उसमें दरबारों के द्वारा मार भी दिया जाए। तो ये तो कवि को तय करना है। बाकी इलाहाबाद के हमारे जन कवि थे डॉक्टर कैलाश गौतम, मुझे बहुत पसंद आती थी उनकी कविताएं और विशुद्ध जन कवि थे। कब उन्होंने लिख दिया था कि जिस दिन गांवों को मिला 3 लाख अनुदान, 3 लाख मिलता था ना उस वक्त, कैसे गांव का विकास होता है कि जिस दिन गांवों को मिला 3 लाख अनुदान, नई जीप में शाम को लौटे ग्राम प्रधान, है ना। किस चीज के लिए मिला है, किस चीज के, ये जन कविता है। बिल्कुल नहीं डरे साहब, उन्होंने जो कहना था वही कहा। अब वो ग्राम प्रधान नाराज होते हैं तो नाराज होते रहे,
लेकिन जनता को आवाज पसंद आती थी। जन कवि सही मायनों में कबीर थे साहब। कब कब लिखा था उन्होंने, कब कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाया, ताजड़ मुल्ला बाग ने क्या पहरावा बताया। मुझे तो आश्चर्य उस समय बच कैसे गए हैं। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाटी भली जो पीस खाए संसार। कहां डरा जन कवि, कभी नहीं डरता। जन कवि केवल अपनी बात कहता है। वो कहता माला फेरत जुट गया, गया नमन का फेर। आप तो वैसे के वैसे हो, कर का मन का डाल के मन का फेर। ये कवि थे। कवियों को हर युग में सम्मान मिला है। आज आप देखिए, हम आपके सामने बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। विधायक जो होंगे, जिस दिन विधायक नहीं रहते उस दिन उनके पास बैठने वाला कोई नहीं होता। सांसद जिस दिन सांसद नहीं रहता, दो लोग उसके पास बैठने वाले नहीं रहते। मंत्री जिस दिन मंत्री। लेकिन कवि अगर वो लोकप्रिय है जनता के बीच में, तो वो तो मृत्यु पर्यंत तक उसके पास बैठने वालों की, उसको सुनने वालों की, उसके लिए तालियां बजाने वालों की कमी नहीं रहती। कवि को सम्मान। मुझे तो, मैं वही कहता हूं कि बहुत आखिरकार बहुत लेट आया मैं इस क्षेत्र में, लेकिन जो बतौर कवि मुझे सम्मान मिला, शायद मैं अरबों खरबों रुपए कमा लेता। तो शायद यहाँ नागौर में पिछले कोविड काल से लेकर के अब तक 2 साल में कई जो करोड़पति अरबपति थे वो चले गए। कौन है याद करने वाला, कौन नाम ले रहा। लेकिन अगर एक कवि जाता है तो उसके शब्द ही रहते हैं, उसकी कविताएं ही रहती हैं। कवि कभी नहीं मरता। आज तक हम लोग ये कहते थे ना कि महाराणा प्रताप थे, अकबर थे, लेकिन आज तक ये नहीं कहते। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि तुलसीदास जी कहते हैं। कभी कहा क्या कि तुलसीदास जी कहते थे? सूरदास जी कहते हैं, है ना। कवि कवि कभी नहीं मरता, और कवि को सम्मान उस समय भी मिलता था, आज भी मिल रहा, आगे आने वाली कई पीढ़ियां। आज जहां तमाम चैनल, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक व्हाट्सएप पे वाक्य भी आता है कि पहले अखबार छपते थे फिर बिकते थे, अब अखबार पहले बिकते हैं फिर छपते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो देखा होगा कि अलग अलग चैनल हो गए सबके। मतलब लोग मजाक में कहते हैं कि कांग्रेस तो एनडीटीवी में भी हार गई, है ना। नहीं तो एनडीटीवी अलग दिखाती थी, यहाँ पे कांग्रेस जीत रही। सबके अलग अलग, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सबके अपने अपने चैनल्स हो गए। ऐसे में एक मंच ही बचा है, एक कविता ही बची, कवि ही बचा है जो दिलेरी से, बेबाकी से अपनी बात करता है। माणिकदा कहीं कहे कि भीड़ के लोगों सुनो ये हुक्म दरबार था। उनकी एक गजल थी कि ऐसा अपनापन भी क्या जो अजनबी महसूस हो, पास रहकर भी मुझे तेरी कमी महसूस हो। उनने एक शेर कहा, मुझे बहुत पसंद आता। उनका, भीड़ के लोगों सुनो ये हुक्म है दरबार का, भूख से ऐसे गिरो कि बंदगी महसूस हो। ऐसा अपनापन भी क्या जो अजनबी महसूस हो। ये बात, ये हिम्मत केवल और केवल कवि में हो सकती है। वो कवि ही कह सकता है। गैलीलियो से पूछा गया था फांसी पर चढ़ाते वक्त, तो उसने कहा था नहीं, अब भी घूमती है। पहले तो ये धारणा थी ना गैलीलियो से पहले कि सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने सबसे पहले ये खोजा कि नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। क्या हुआ, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। लेकिन उसने कहा कि नहीं साहब, चढ़ाने से पहले पूछा गया, अभी भी कह दो कि ये सूर्य चक्कर लगाता है, दिख रहा है ये यहाँ से निकला, ये यहाँ हुआ, ये चक्कर लगा रहा है। लेकिन उसकी खोज कहती थी कि नहीं, पृथ्वी ही चक्कर, वाकई उस पर टिका रहा। कभी तो जो भी कहेंगे खुल के कहेंगे, बेबाकी से कहेंगे। तो एक
हास्य कविता का परचम लहराने का जो दायित्व मिला हुआ उसको पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पे आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। आदमी बदहाल खसता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। और अब वकीलों, पागलों और लीडरों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। इसलिए आम जनता के चेहरे पर हंसी आए, मुस्कुराहट आए, इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। हमारी एक टीम भी है, फकीरों की टोली, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसके लिए कहा करते हैं कि हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, फिर जाने किधर हमको ये हवा ले जाए, और हम कहाँ देते हैं हर दम को खुशी की चादर, बस जिंदा रहने की हमसे कोई अदा ले जाए। बस कैसे जीवित रहना है, कैसे करना है, यही से चले रहती चलते रहिए, मौज में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसे आपने अपने कविताओं के माध्यम से अपने देश की यात्रा का सफर किया है, तो हमारे जो इंडिया की संस्कृति, जो कल्चर है, यहाँ का जो आपने अनुभव किया होगा, जो विदेश जाने में, तो कितना हद तक अपने अंतर आपको समझ में आया देश और इंडिया का? मैं 50 साल पहले की तो बात नहीं करता, लेकिन अब तो लगभग पूरा विश्व एक ही धुरी पर खड़ा हुआ है। जो विदेश में है वो यहाँ है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। जैसे विदेशों में जनसंख्या बहुत कम रहती है, दुबई में बहुत कम, वहाँ नियम बनाने आसान है, ट्रैफिक का पालन कराना बहुत आसान है, तमाम चीजें बहुत आसान है। हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि बहुत सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ रेलवे की जब तक 2 डब्बे बढ़ाने की व्यवस्था बनती है किसी ट्रेन में, तब तक हम लोग 10 डब्बे पैदा कर देते हैं। तो कैसे व्यवस्थाएं बनी? अब जरूरत है उस दिशा में काम करने पर कि जहां जनसंख्या का नियंत्रण बहुत तेजी से किया जाए। जमीन का प्रोडक्शन नहीं, जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी, ये बात पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में है। हम जितने ज्यादा बच्चे पैदा करते चले जाएंगे बहुत तेजी से, उतनी ज्यादा जमीन पे प्रेशर पड़ेगा, उतना ज्यादा जमीन पे बोझ पड़ेगा, और दिनों दिन जिंदगी दुर्भर होती चली जाएगी, मुश्किल होती चली जाएगी। रहा सवाल विदेशों में और यहाँ के कल्चर का, तो अब तो विदेश वालों को हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत है। भाई साहब, वो दिन दूर नहीं है, कोरोना से पहले हम लोग ये समझते थे कि ब्रिटेन वाले बहुत सभ्य हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत सभ्य हैं, अमेरिका वाले बहुत सभ्य हैं। लेकिन जब उन्होंने मास्क न लगाने को लेकर के ग्रेट ब्रिटेन में आंदोलन हुआ, अमेरिका में आंदोलन हुआ कि हमारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और जाकर के उन्होंने जो तोड़फोड़ की, आगजनी की, तो समझ में आया कि इससे हमारा हिंदुस्तान, इन सब लोगों से हमारा हिंदुस्तान बहुत बेहतर है। हमें दूर से रंगीन रंगीन नजर जरूर आता था। हमें ये लगता था कि हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं बहुत निचले स्तर पर है, लेकिन उनके पास विश्व की नंबर 1, नंबर 2 चिकित्सा व्यवस्थाएं होने के बाद भी उनके यहाँ मौतें ज्यादा हुई। उससे ये भी है कि हमारे यहाँ की जो जड़ी बूटियां, काढ़ा, हमारे यहाँ के जो प्राचीन पद्धति अपनाई चिकित्सा की, उसने न केवल कोरोना से बाहर किया, मजा ही आ गया। हालांकि मैं इसको कभी कभी मजाक में भी लेता हूँ। मैं कहा करता हूँ लोगों से कि कोरोना को अगर बेइज्जती और शर्म झेलनी पड़ी तो हमारे हिंदुस्तान में आ गई। हमारे यहाँ तो बहुत सारे परिवार, मैंने कहा, ऐसे भी थे जिन्होंने 7 लोग हैं तो एक ही मास्क लिया, क्योंकि चालान से बचने के लिए मास्क यहाँ पहने गए, जान बचाने के लिए नहीं पहने गए। एक आदमी मास्क लगा के जाता था बाजार, और जब लौटता था तो दूसरा आदमी जाता था मास्क लगा कर। कोरोना का इतना मजाक में इस्तेमाल किया गया,
मैं रीवा में जा रहा था तो एक आदमी लिखवाया था अपनी कार के नेम प्लेट में भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव। मेरी समझ में नहीं आ रही तक आजकल मैंने सांसद प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि सुना था भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव। मैं गया उसको कार रुकवाया, मैंने कहा ये तुम क्या लिखवाए, इसका क्या मतलब है? अरे बोले भाई साहब छोड़ो। मैंने कहा नहीं बताओ क्या हम भी लिखवा लें। बोले भाई साहब बड़ा फायदा हुआ इसका। मैंने कहा क्या फायदा हुआ? अरे बोले भाई साहब मेरी दुकान बहुत दूर है, दुकान बंद करते करते बच जाया करता 11 और फिर 10-11 किलोमीटर चल के जाना कार से, तो थोड़ा सा दोस्त लोग पिला भी दिया करते थे कभी कभी, तो पुलिस वाले रास्ते में रोक के सूंघा करते थे और चालान बन जाया करता था। कभी कभी कार खड़ी करवा। जब से ये भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव लिखवाया हूँ, पुलिस वाले दूर से कह देते हैं कि निकलो, ना कोई सूंघता है, ना कोई मशीन लगाता है, ना कोई कुछ करता है। तो ये भी बड़े मजे थे लोगों को। जो लोग दुकानदारों से उधार लिए थे वो बड़ा मास्क बनवाए, उसी दुकान के सामने से निकले थे, क्योंकि मास्क लगा है, बड़ा मास्क लगा, तो दुकानदार पहचान ही न पाया कि ये क्या क्या लगा है। हमारे यहाँ सतना कलेक्टर थे, वो क्या कहलाता है ये, पहले कौन, कटेसरिया, अजय कटेसरिया। उनके पास एक अर्जी आई कि सर वो आप लोगों ने शादी ब्याह के लिए तो 15-15, 20-20 लोगों की वो दी अनुमति, गाइडलाइन दी, मरने में 20 लोगों की दी थी अंतिम संस्कार। सर ये हनीमून का क्या प्रोसेस है ना, हम शादी हो गई है, हनीमून पे जाना है, तो उसकी क्या गाइडलाइन है? कलेक्टर को समझे में ना आए कि पहली अर्जी आई है, इसके लिए क्या गाइडलाइन बता दी, क्या बता दी। मीटिंग बैठी, विचार किया गया, विचार करके उसको एप्लीकेशन का जवाब दिया गया। सत्य घटना कि आपका पत्र प्राप्त हुआ और सच में समस्या बड़ी विकट है, क्योंकि आपने सरकार के ऊपर छोड़ा, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपका हनीमून कराए। तो एक सरकारी आदमी आपके साथ सरकारी खर्चे पर हनीमून मनाने जाए, क्योंकि गाइडलाइन है, तो पहले आप लोगों को 14-14 दिन के लिए अलग अलग कमरों में क्वारंटीन रखा जाएगा। जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हनीमून मनाने की अनुमति दी जाएगी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो वो जोड़े ने कहा आगे लगे ऐसे हनीमून को हमको मनाने नहीं। 2 गज दूरी के साथ क्या हो सकता है, मास्क के साथ क्या हो सकता है? तो हिंदुस्तान में कोरोना के जितने मजे लिए गए उतने कहीं नहीं लिए गए। काढ़ा इतना पिया लोगों ने कि साला उसका खानदान करिया हो गया होगा जो ये कोरोना के वायरस थे। भाप इतनी लिया कि अगर डब्बों के आगे लगा दो तो इंजन हो जाए वो आदमी, इतनी भाप ले लिया लोगों ने। लेकिन उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी, पांचवी जो भी आनी थी सब खत्म हो गई। हवाएं खुल गई हैं, फिजाएं खुल गई हैं, सरसों के खेत में और गेहूं के खेत में फसल लहला रही है। मालिक करे ये ऐसा वक्त दोबारा लौट करके ना आए, लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, अपनी जिंदगी के धन्यवाद सर। हमारा आखिरी सवाल है सर कि जो हमारी पुरानी शिक्षा थी हमारे देश की, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व निखारने की हुआ करती थी, व्यक्ति को कौशल बनाने की हुआ करती थी। पर आज जो शिक्षा व्यवस्था हो गई है वो केवल पैसे कमाने वाली शिक्षा तक सीमित हो गई है। तो सर शिक्षा व्यवस्था के विषय में आपके क्या विचार है? यदि हमारे देख रहे सभी दर्शकों को संदेश देना चाहिए चैनल के माध्यम से सर? देखिए, हमेशा बदलाव जो परिणाम हमारे सामने आते हैं ना उस पर निर्भर करता है। गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा से लेकर के अब तक, पहले गुरुकुल होते थे, चाहे राजाओं के बच्चे हों या मंत्री के बच्चे हों, वजीर के बच्चे हों या सेना में काम करने वाले सैनिक के बच्चे, सभी एक गुरुकुल में जाते थे। कोई भेदभाव नहीं होता, राजा का बच्चा है तो बड़ी ऊंची पोस्ट पे रहेगा या ये।
वो जो गुरुकुल की शिक्षा थी उसमें सब कुछ बच्चा सीख जाता था, खेती बाड़ी भी सीख जाता था, हथियार चलाना भी सीख जाता था, दौड़ना भी सीख जाता था, स्वस्थ रहता था, प्रसन्न रहता था। आज जो शिक्षा हो गई है, खासकर उच्च शिक्षा, वो रोजगार परक तो रह नहीं गई। सरकारी नौकरियां अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई। अब इस पीढ़ी को ये सोचना है कि उसको जो भी मुकाम बनाना है, जो भी रास्ता बनाना है, वो अपने दम पे बनाना है। अब जो भी नौकरियां हैं या जो भी काम है, या तो प्राइवेट सेक्टर में है या खुद के दम पर स्वतंत्र रूप से काम करने पर। तो जब ये परिणाम के पास आकर के हम खड़े हो गए हैं, तो अपने आप शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि वो लगभग अब उस शिक्षा व्यवस्था को तो खारिज कर ही चुके हैं, क्योंकि अब ये शिक्षा व्यवस्था हमें कुछ नहीं। एक वक्त था हमारे, जब मैं 77 में 11th पास करके निकला था, तब इंजीनियर होने का मतलब या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाने का मतलब था आगे आने वाले अच्छे भविष्य की गारंटी। आजकल तो इतने इंजीनियर कहते हैं आप एक पत्थर उछाल दीजिए ऊपर, वो गिरेगा पत्थर तो किसी न किसी इंजीनियर के ऊपर गिरेगा। इतने इंजीनियर हो गए और किसी के पास कोई काम नहीं। तो जब ये परिणाम आएंगे तो अपने आप व्यवस्था में बदलाव आएगा। ये लोगों को सोचना है। बिल्कुल सर, शिक्षा व्यवस्था में जो आपने संदेश दिया है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तभी हम आने वाले समय का सामना कर पाएंगे। निश्चित रूप से यदि आश्रित रहेंगे तो कहीं न कहीं जीव को वर्जन तक में भी सही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत आभार सर। एक बार पुनः हम राइजिंग सन परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सर, चैनल के विषय में हमारा जो उद्देश्य रहा है कि हम इस चैनल का जो बनाने का हमारे विचार आया कि एक ऐसे समाज, एक ऐसे परिवार का निर्माण करना जो सुलझा समाधान और जागरूक, यानी कि हमारे देश में एक तरफ पॉजिटिव माहौल, एक तरफ निगेटिव। और मेरे हिसाब में जो हम आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास निगेटिव वातावरण जाते हैं, इस वजह से हमारे माइंड में अच्छे विचार नहीं आते। तो हम चाह रहे थे कि इस चैनल के माध्यम से हर सक्सेसफुल पर्सनालिटी को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में शून्य से शिखर पहुंचे, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे सोशलिस्ट हो, पॉलिटिक्स हो, या कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ भी है, जो उन्होंने एक अपनी सामान्य अवस्था से आज अच्छे पद पे कार्य कर रहे हैं, वो अपनी कहानी अपनी जुबानी के माध्यम से बताएं, ताकि सुन रहे सभी हमारे दर्शक उनके विचारों को सुने, समझे और अपने जीवन में अप्लाई करके अपनी दिशा और रास्ते में बदलाव करें। बढ़िया। तो इसी सोच को लेकर, इस उम्मीद को लेकर हमने इस चैनल की शुरुआत किया है। तो सर, यदि हमारे चैनल के विषय में यदि दो बात कहना हो तो क्या होगी? राइजिंग सन अपने आप में एक ऐसा साइन है। आप रात को कितने भी निराश हैं तो रात काट लेते हैं जाग करके या थोड़ा बहुत सो करके भी। जिस वक्त आप उगते हुए सूरज को देखते हैं तो आपके विचार जो रात में चलते होते हैं वो उगते हुए सूरज को देख करके अपने आप बदल जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये संदेश तो यही जा रहा है कि अगर रात कितनी भी घनी अंधेरी है, लेकिन सूरज का निकलना तो तय ही है। राइजिंग सूरज है, अपने आप में पॉजिटिविटी का साइन है, अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। आप लोगों ने ये चैनल बनाया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, करिए और बहुत अच्छे से करिए, बिना डरे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के करिए। आगे चल करके आप लोगों ने भी जो सोचा है वो सब कुछ हासिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी दर्शकों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि अशोक सर के इस आज के इंटरव्यू सेशन के जो उन्होंने विचार दिया है, मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कहूंगा कि आप पुनः ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों तक बात उनकी पहुंचाएं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर अपने जीवन में बदलाव लाएं और एक नई समाज, एक नए परिवार का निर्माण करें। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हम आपके बीच में इसी प्रकार सक्सेसफुल पर्सनालिटी को मिलाते रहेंगे और हम सबको उनके विचार से अवगत कराएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ जय भारत, जय राजेश।